नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चुनाव अपने पूरे शबाब पर है और उसी के साथ-साथ जो ज़ुबानी जंग है, वो भी अपने पूरे शबाब पर देखने के लिए मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम शायद इतिहास में इसलिए भी दर्ज हो जाएगा और नरेंद्र मोदी का भी कि किस हद से और किस ढिठाई से झूठ बोलती हैं ये तमाम लोग और इनके नेता और खास तौर पर नरेंद्र मोदी, और किस तरह से फिर दूसरों को जो झूठ बोलते हैं, जो साफ तौर पर दिख रहा है, दूसरी पार्टियों को उन्हीं मामलों पर कटघरे में खड़ा करते हैं। आपको पता ही है कि कटेंगे बटेंगे के बाद अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के का नारा जो है वो नरेंद्र मोदी ने दिया है और लगातार इस पर वो कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जिन्होंने 80-20 की बात की, जिन्होंने शमशान कब्रिस्तान की बात की, जिन्होंने कपड़ों से पहचानने की बात की, वो ये कह रहे हैं कि जातियों में और धर्मों में दरअसल कांग्रेस बांट रही है। आपको ये पता ही है कि मणिपुर अभी भी जल रहा है। मणिपुर में अभी भी एक नया ताजा मामला सामने आया है। वहां पर कुकी और मैथी को किसने किससे लड़ाया है और 1 साल से ज्यादा से जो वहां पर जिस तरह की पूरा हालात वहां पर बने हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या फिर उसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं और केंद्र की सरकार जिम्मेदार है? यही वजह है कि अब विपक्ष लगातार और पहले से भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो ये पूरा प्रचार एक नेगेटिव प्रचार है, जहां पर हिंदुओं को डराकर उनके वोट लेने की एक तरह की साजिश की जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप एससी, एसटी, ओबीसी इन सब में अलग अलग ना होकर आप बस हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी की झोली में एक बार फिर से आप वोट डाल दें, ताकि वो आपकी वोटों की एक बार फिर से ठगी करके झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार बना लें और फिर 5 साल तक आप अपने रोजी रोटी रोजगार के सवाल पूछते रहिए और उस पर आपको मिलेगा नील बटा सन्नाटा, जो पिछले 11 साल से जुमलों की शक्ल में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ताजा मामला रितेश देशमुख से जुड़ा हुआ है। रितेश देशमुख लगातार अपने भाई के लिए कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से वो सरकार को घेर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। रितेश देशमुख ने मराठी में उनका ये बयान है और उन्होंने ये कहा कि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि धर्म को खतरा है। दरअसल धर्म को खतरा नहीं है, बल्कि एक पार्टी को खतरा है। हम अपने धर्म की रक्षा खुद कर लेंगे। आप ये बताइए कि बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, इन तमाम सवालों के आप जवाब दीजिए। सुनिए आप रितेश देशमुख ने क्या कुछ कहा है, वायरल है उनका ये वीडियो, सुनिए आप। जे लोक म्हणतात तुम्हाला की धर्म बचाओ, जो पक्ष म्हणतोय तुम्हाला की धर्म बचाओ, धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवा. काही गरज नाही भूल थापायला, बळी पडायची. तो आपने रितेश देशमुख को सुन लिया और उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। वहीं राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट करके सीधे तौर पर उन्होंने जो पोस्टर लगाया है उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हम कह सकते हैं कि बिलबिला उठी है, क्योंकि राहुल गांधी ने उस पोस्टर में लिखा मन की बात जुबान तक, और उसमें जो उन्होंने, मैं चाहूंगी कि वो ट्वीट जो है राहुल गांधी का आप दिखाएं। अब तक आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने माधवी बुच है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी है, अडानी है और अजीत डोभाल है, और उन्होंने ये कहा है एक है तो सेफ है। तो ये आपको ये बताया जा रहा है कि दरअसल किसको सेफ करने के लिए आपके लिए ये नारे गढ़े जा रहे हैं कि अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दरअसल किसी और को सेफ करने के लिए आपके जो असल मुद्दे हैं उनको, उनसे आपको दरकिनार किया जा रहा है और इन तमाम जुमलों में आपको फंसाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, विपक्ष की तमाम पार्टियां, अखिलेश यादव से लेकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इस बयान पर चारों तरफ से उनको घेरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी
दरअसल जो नैरेटिव है विपक्ष का, उसी पर ही आप ये देखिए कि जवाब देती हुई नजर आ रही है। चाहे वो संविधान को बचाने की बात हो, चाहे वो लोकतंत्र को बचाने की बात हो, या फिर आप ये देखिए कि लगातार वो मुद्दे जो जिस पर सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए, वो तमाम मुद्दे विपक्ष उठा रहा है और उस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तमाम जो इनके नेता है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वो नफरत परोसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है नफरत के सहारे ही सत्ता उन्हें मिली है और नफरत के सहारे ही वो सत्ता के रथ पर एक बार फिर से महाराष्ट्र और झारखंड में सवार हो सकते हैं और जनता उन्हें वोट दे सकती है। लेकिन ये मुद्दा जमीन पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी लगातार SC, ST, महिला और OBC वोट बैंक से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि वो उनको एक बार फिर से वोट दें। और वहीं उनके नेता यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। धनंजय महाडिक हैं, बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़े मंच से ये कहा कि जो 1500 रुपए लाडली बहना योजना के तहत दिए जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी महिला जिसको ये फायदा मिल रहा है, वो अगर कांग्रेस की रैली में अगर नजर आती है तो आप फोटो खींच कर दे दें, हम उनका हिसाब करेंगे। यानी कि आप ये देखें कि एक तरह से गुंडागर्दी दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि हमने आपको इस योजना के तहत पैसे दिए तो अब आप हमारे गुलाम हो गए और अब आप कहीं पर वोट नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही हैं, जहां उसे लग रहा है कि हरियाणा की तर्ज पर उसे झारखंड और महाराष्ट्र में भी फायदा हासिल होगा और वो सत्ता हासिल कर लेगी। लेकिन वो शायद ये भूल कर रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र, और खासतौर पर महाराष्ट्र, हरियाणा बिल्कुल भी नहीं है। आज इन्हीं पहलुओं पर आज हम बात करेंगे कि कैसे पूरी तरीके से विपक्ष से ने जिस तरह से आड़े हाथों लिया है, जो बखियां उधेड़ी है बीजेपी की, उससे घबरा गई है बीजेपी। वो भले ही आपको ये दिखा रही हो कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें करते हुए नजर आए। रोड शो प्रधानमंत्री ने किया है झारखंड में, महाराष्ट्र में और झारखंड में सभाएं करें, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप ये देखेंगे, चाहे अमित शाह की आप रैलियां देखें या फिर नरेंद्र मोदी की देखें, झारखंड पर होता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ आप देख सकते हैं जाने माने पत्रकार और जाना माना चेहरा गिरीश जोशी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ महाराष्ट्र और देश के जाने माने पत्रकार प्रकाश पोहारे जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। गिरीश जी, शुरुआत अगर मैं आपसे करूं, हम ये देख रहे हैं कि जब से वो सत्ता में आए हैं 2014 से, या उससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे, और अब तक अगर कोई एक चीज है जो परमानेंट है, वो है जो झूठ बोलना। जिस सलीके से वो झूठ बोलते हैं और लोगों को जाल में फंसाकर उनको लगता है कि वो वोट हासिल कर लेंगे, एक बार फिर से वही करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस जातियों में बांट रही है और जातियों में बांटकर आपका वो वोट ले रही है। और उसने आजादी से लेकर अब तक उसने यही किया है और यही वो करती आ रही है। क्या इस नारे का असर कुछ जमीन पर आप होते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कटेंगे बटेंगे, या फिर एक रहेंगे तो देख रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये तमाम चीजें क्या जमीन पर काम करती हुई नजर आ रही हैं? या आपको लग रहा है विपक्ष जिस तरह से आड़े हाथों ले रहा है, अखिलेश यादव से लेकर तमाम नेताओं को हम देख रहे हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, या वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? बुशरा जी, बेसिकली आप समझ लीजिए, आपने अगर कुल्लू के बैल को देखा हो ना, तो वो जिंदगी भर गोल घूमता रहता है। उसको बाजार में छोड़ दो, वहां भी वो घूमता है। इन लोगों का आरएसएस और बीजेपी का एक सेट एजेंडा है, उनको वही बताना है। और वो हरियाणा की सक्सेस के बाद इनको लगता है कि हम लोग झूठ बोलते हैं, वही शायद हमारे फायदे की बात है। लेकिन आप कांग्रेस को कोस रहे हो, तो कांग्रेस तो वहां उस गेम में है ही नहीं वहां पर। तो इनका जो सेट एजेंडा होता है, उनको उतना ही बोलना होता है कि वो जूट बॉक्स जैसे, आपने पैसा डाल दिया तो उसके बाद वाली टेप बजती है। दे आर टोटली कंफ्यूज। लेकिन ये कटोगे तो बटोगे, जो नुकसान ऑपोजिशन करता है उससे ज्यादा तो योगी जी ने कर दिया है। योगी जी के ये बोलने के बाद और साइमल्टेनियसली कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते हो, तो मतलब आपकी जो फॉर्मूलाज थी वो एंटी सिटीजन है, ये एस्टैब्लिश हो गया। उसी को कांग्रेस और ये बोल रहे, तो
पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है और उसको सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसमें आदिवासी है, दलित है, मुस्लिम्स है, तो इनको ऐसे ही लगता है कि मुस्लिम्स को इतने हद तक नेगेटिवेट कर दो कि समझ लो कि वो 0 वोट परसेंटेज हमारे लिए। उसके बाद जो आपको टैकल करना है, तो आप आदिवासियों में फूट डाल दो, आप दलितों में फूट डाल दो, महादलितों में फूट डाल दो, जो हरियाणा में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन हरियाणा में वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का स्टेटस था। यहाँ पर आपको शरद पवार जी से भी लड़ना है, उद्धव जी से भी लड़ना है, तो आपके जो नैरेटिव्स आप दे रहे हो वो कितनी हद तक एक्सेप्ट होगा। हाँ, लेकिन इनको अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते हो। ये जिस हिसाब से आज सुबह से आप देखिए, जो गोदी मीडिया है वो भी जो ये बीजेपी वाली जो गवर्नमेंट है, युवती, इसको 156 वोट्स मिल रहे हैं, 47% मिल रहे हैं, तो इन्होंने जो वो नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करी है, इसके पीछे 100% को डाउट जाता है कि क्या इन्होंने मिसचीफ कर ली है, क्योंकि आपके साथ तो कोई है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन इनके साथ है। प्रकाश बोरे जी का भी मैं प्रोग्राम सुन रहा था तो बोल रहे थे कि नोटों के नए के बंडल के कवर्स रोड पे मिले हैं। मतलब पैसा पैसों की तरफ, पानी की तरह बहाया जा रहा है। उसका क्या रिएक्शन आता है, कितना उसमें इनकलकेट होगा नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। तो अब झगड़ा बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पीछे कौन खड़ा है। आपके पीछे ना एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा है, ना आपके पीछे पुलिस खड़ी है, ना आपकी ईडी खड़ी है, ना सीबीआई खड़ी है। आप फरियाद भी कहां करोगे। जाते जाते चंद्रचूड़ साहब ने यह भी बोल दिया कि ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा कोर्ट से। उनका जो रवैया था वो स्पष्ट था, तो आपकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। लेकिन देखने का ये है, देखिए बहुत स्मार्टली इन्होंने सीएजी से एक रिपोर्ट भी दिलवा दी कि भाई अभी आपके पास आगे पैसा नहीं होगा। वो बहुत मिस्चीवियस है, क्योंकि उसके बेस पे कोर्ट ने बोल दिया कि 3 महीने के बाद आपका हिसाब किताब नहीं चलेगा। तो अगर इनकी सरकार नहीं आती है, आ जाती है तो बोलेंगे कि हम तो देना चाहते थे, कोर्ट ने रोक लिया। नहीं आती है तो ठीक है। तो इन्होंने अभी पैसा जो बांटना, इसी वजह वो फुल से पैसा बांट रहे हैं, लेकिन ये पैसा आ कहां से रहा है, तो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है। अब एक ही एडवांटेज होगा कि यहाँ पे डिवाइड 2 लाइन क्लियर है। राहुल गांधी और ये महाविकास आघाड़ी, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात कर रहे हैं, गरीबों के हक की बात कर रहे हैं, और आपकी नौकरियों का क्या होगा ये बात कर रहे हैं। जब भी ये इनको गालियां और बांटने के अलावा इनको कोई और काम नहीं सूझ रहा है, तो पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे गुजरात में एक मिस्चीफ हुई थी कि धीरे से रह के आप पार्टी को खड़ा करके, जहां पे कोई उम्मीद नहीं थी भाजपा को जीतने की, वहां पे वो जीत गए, क्योंकि 50% वोट 2 भागों में बट गया। ये क्या जरांगे का रोल, मेरे ख्याल से प्रकाश बोरे जी उस पर ज्यादा हाईलाइट कर पाएंगे, क्योंकि आज सुबह तक भी उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, वो बोल क्या रहे हैं। तो वेदर ही इज एन इनसाइडर, कि वो फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू होता है। मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सपर्ट तो महाराष्ट्र पे प्रकाश जी है, वो बोलेंगे। जी जी प्रकाश जी, आपको क्या लग रही है फिलहाल स्थिति, ये जो बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये तमाम चीजें क्या आपको जमीन पर काम करती हुई नजर आ रही हैं, या आपको लग रहा है रोजी रोटी रोजगार ये मुद्दे या संविधान और लोकतंत्र को बचाने का जो मुद्दा और जिस तरह से विपक्ष उनको घेर रहा है वो ज्यादा काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महायुति खुद इस मामले पर बटी हुई है। अजीत पवार को हमने देखा, अजीत पवार ने तो कह दिया कि मोदी जी को प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है उनके लिए, और जिस तरह से नवाब मलिक के लिए वो टोपी लगा के बाकायदा तौर पर प्रचार कर रहे हैं, नवाब मलिक भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं, और उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे को बीजेपी सिर्फ आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, उनके सहयोगी पार्टियां उनसे किनारा कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये लगा कि बटेंगे कटेंगे शायद उनको वापस उनको मिल रहा है और उसका नेगेटिव असर हो रहा है, तो फिर उन्होंने एक रहोगे तो सेफ रहोगे को इसको थोड़ा माइल्ड कर दिया। तो क्या इसका असर जमीन पर हो रहा है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि योगी का चेहरा आगे करके हर जगह उनसे प्रचार करा के ज्यादा से ज्यादा नफरत बांटी जा सके और समाज में विभाजन पैदा किया जा सके, इसी के सहारे सत्ता हासिल की, और उसे लग रहा है एक बार फिर से वो सत्ता पर बैठ जाएंगे। बुचरा जी देखिए, ऐसा है कि जो नैरेटिव ये फैलाने की कोशिश कर रही है, उस नैरेटिव का जवाब जो है वो एक ही देना चाहिए विपक्ष ने, यानी महाविकास आघाड़ी ने। वो यही कि ये बोल रहे हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इन्होंने एक ही बोलना चाहिए कि लड़ेंगे तो बीजेपी को हटाएंगे। इतना सिंपल है। नया नारा उन्होंने पकड़ना चाहिए और यही लोगों में जोश भरेगा।
क्योंकि बीजेपी को हटाने क्यों जरूरत है वो सारा का सारा इन्होंने बताना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र को टोटल बेच दिया, पूरा बेच दिया, गुजरात को ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको लिस्ट पढ़ के बताता हूं कि कितनी इन्होंने ये की है। देखिए, अहमदाबाद से तो मुंबई बुलेट ट्रेन ये लोग चलाने वाले हैं। तो ऐसा है 508 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें से 400 किलोमीटर का रास्ता जो है गुजरात में से है और महाराष्ट्र में से सिर्फ 108 किलोमीटर का रास्ता। उसके लिए कोई काम नहीं, महाराष्ट्र ने 20,000 करोड़ रुपए उनको दे दिए, 20,000 करोड़ रुपए। तो ये जो हो रहा है उसके अंदर, उसके बाद में क्या है कि देखिए पालघर करके जगह है, वहां पे कोस्ट गार्ड था, तो कोस्ट गार्ड का जो हब था वो पोरबंदर को लेके चले गए। मुंबई का आरबीआई का हेडक्वार्टर था वो गुजरात में लेके गए। पनडुब्बी प्रकल्प हमारे महाराष्ट्र का था तो वो गुजरात में वो भी लेके गए। उड़न करके एक जगह है, वहां पे 3,500 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया फ्री फंड में इन्होंने। उसके बाद में देखिए बेलापुर करके हमारे यहाँ पे बहुत, वहां पे केमिकल फैक्ट्री का एक जोन था, वो वहां से पूरे के पूरे वहां से जो कारखाने हैं उनको गुजरात के भरूच और दहेज में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो लोग दे दिया, ऑलरेडी भेज दिए। नहवा चेवाक आपको मालूम है पोर्ट है, बहुत बड़ा नहवा चेवाक पोर्ट है। 80% से ऊपर का जो ये वहां का बिजनेस था वो सारा पोरबंदर ट्रांसफर करवा दिया। उसके बाद में JNPT था हमारा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट करके, तो उसका भी शिपिंग चालू कर दिया उसके बिजनेस का। इसके बाद में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, आपको मालूम है आधे मुंबई की माल की जो है बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के बाद में इतना ये था, उसका पूरा ऑपरेशन पिछले 10 साल से बंद करवा दिया, 7-8 साल से। आज ये परिस्थिति है कि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को उनके क्या बोलते सर्वेंट्स के जो स्टाफ है उसका सैलरी देने के लिए उनके बाद में पैसा नहीं है। उसके बाद में जो वेदांता फॉक्सकॉम का तो आपको मालूम है किस तरीके से गुजरात में लेके गए। टाटा एयरबस भी हमारे नागपुर के अंदर उसका भूमि पूजन हो चुका था, वो भी वो गुजरात में लेके चले गए। गुजरात का मुंबई का जो हमारा हीरो का डायमंड का व्यापार था, कपड़े का व्यापार था, वो सारा ट्रांसफर कर दिया। नारपार करके एक हमारे यहाँ वैली है नारपार महाराष्ट्र में, वो नारपार वैली का जो पानी था महाराष्ट्र का वो भी सारा गुजरात को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होने वाला था हमारा, तो वहां पे वो गुजरात में लेके गए। मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, ये सारे के सारे। तो देखिए कुल मिला के ये लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट थी, इसके कारण कम से कम 1 से 2 लाख लोगों को नौकरियां मिलती थी महाराष्ट्र में। ये अभी सारी की सारी खत्म हो गई। ये सारी बातें अभी लोगों को समझने लगी है और वो लोग इसके ऊपर उनको सवाल करने लगे हैं। इसीलिए इनके जो मेन नेता है ना, ये पब्लिक को मिलते नहीं है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कोई पत्रकार को मिलते नहीं है, क्यों मिलते नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है, समझ लो उसके अंदर बुशरा खानम गई या अरफा खानम गई या और भी कोई गिरी जी जैसे पत्रकार चले गए और उन्होंने पूछ लिया तो उनके सवाल का उनके बाद में जवाब नहीं ना, तो बेटर क्या है कि जाना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना ही नहीं। ये देखो मोदी जी को तो एक ही बात का मैं एकदम उनको बोलूंगा कि इसके ऊपर इनको भारत रत्न देना चाहिए। किसके लिए? कि पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेने वाले प्राइम मिनिस्टर, कोई अवार्ड देना चाहिए इनको। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। देखिए प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, साथ में पत्रकारों को लेके जाते हैं, उसके बाद में वहां से आते हैं। क्योंकि मैं तो 1-2 बार गया हूँ, राष्ट्रपति के साथ में भी गया हूँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ में भी गया हूँ, मुझे पूरा प्रोटोकॉल मालूम है ना उसका। तो ये इसके बाद में जो तरीके से सब चल रहा है तो ये और दूसरा, और मैं आपको एक मेन बात बताता हूँ। अभी विदर्भ में हमारे जो है, मैंने पूरी मेरे सारे जितने रिपोर्टर्स है विदर्भ के अंदर, तो सारे रिपोर्टर से मैंने सुबह कॉन्फ्रेंस किया था, तो उनसे मुआयना ले रहा था। देखिए स्थितियां तो बदल रही है विदर्भ के अंदर। जो मैं समझता था कि वन साइडेड है महाविकास आघाड़ी के साइड में, वैसा नहीं है। बीजेपी के साइड में लोग जा रहे हैं अभी, ये भी डेंजर की बात है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पैसा बहुत बट रहा है, भयंकर पैसा बट रहा है। गंगापुर करके परवनी के अंदर एक जगह है, वो ये गांव है, वो गंगापुर के अंदर रास्ते पर ये जो अपनी आरबीआई की नोट, करेंसी नोट रहती है, उसके जो रैपर्स थे वो 20-25 रैपर्स मिल गए। एक रैपर के अंदर 100 गड्डियां रहती है, 100 गड्डियां, तो 500 रुपए की 100 गड्डिया का मतलब है 50 लाख रुपया। तो ये सारे के सारे जो है ये इस तरीके से सारे काम हो रहे हैं। और
इतनी नोट अगर आ रही, एक मतदार संघ की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो ऐसे तो कितने जी। मतदार संघ है, और ये सारी जो नोटें हैं ये पुलिस की गाड़ियों में ट्रांसफर हो रही है। ये सबसे डेंजर बात है। अब पुलिस की गाड़ी नहीं जाएंगे, चेक कौन करेगा इसको? तो क्योंकि गृह मंत्रालय इनके पास में है, अभी भी अपना देवेंद्र फडणवीस जी के पास में, तो अभी इनको तो पूछने वाला कोई नहीं। तो अभी महाविकास आघाड़ी के लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि जब मैंने आपसे पिछली बारी बात की थी तो आपने ये कहा कि भले ही लोकसभा जैसी कंडीशन नहीं है महायुति महाविकास अघाड़ी की, लेकिन अभी भी देखें तो महाविकास अघाड़ी महायुति से आगे है। अब जिसका जिक्र अभी गिरीश जी कर रहे थे, इसी तरह के सर्वेस जो है वो कराए जा रहे हैं चुनाव से जस्ट पहले, और एक तरह से हरियाणा में भी ये किया गया था इस इलेक्शन से पहले वाले इलेक्शन में, कि ये बता दिया गया कि 70-80 70-75 सीटें जो है वो बीजेपी की आने जा रही हैं, और इससे जो विपक्ष है उसका मनोबल पूरी तरीके से टूट गया। इसी तरह के सर्वेस जो हैं कहीं ना कहीं साजिश के तहत करवाए जाते हैं, जहां ये बताया जाए कि भाई महायुति जो है वो आगे चल रही है और एक बार फिर से वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उनको 150 156 सीटें जो हैं वो मिल रही हैं, और वहीं महाविकास अघाड़ी जो है वो 40 या 35 के आसपास रह जाएगी, यानी कि कांटे की टक्कर ये दिखा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम फ्री एंड फेयर तरीके से तमाम चीजों को देखते हैं, और आप बता पाएंगे अभी की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है, क्योंकि मुद्दों पर पूरी तरीके से घिरी हुई है महायुति, और महायुति में फाड़ जो है अलग अलग जो नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी अपना काम कर रहे हैं अलग से, एकनाथ शिंदे अलग हैं, अजीत पवार अलग हैं, कहीं पर भी एकजुटता नजर नहीं आती। तो क्या इसका नुकसान आप जमीन पे होता नहीं देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये उन्होंने अपने अपने अलग अलग खेमे बांट लिए कि तुम यहाँ पे प्रचार करेंगे, तुम यहाँ पे करेंगे। उसी तरीके से महाविकास आघाड़ी वालों ने भी बांट लिए है। शरद पवार जी अलग घूम रहे हैं, उद्धव ठाकरे अलग घूम रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी भी है ना। सारे के सारे लोग एक ही जगह पे एक ही मंच पे जाएंगे, और 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। 15 दिन है इनके हाथ में, तो 15 दिनों में क्या होगा? तो इसीलिए इनको ये बंटवारा तो करना पड़ेगा, वो महाविकास आघाड़ी के लिए भी और महायुति के लिए भी। हालांकि महायुति वालों के पास में संसाधन तो बहुत है, उनके पास तो हेलीकॉप्टर की पूरी क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट गैंग ये है, कैनो है उनके पास में, हेलीकॉप्टर का। लोग उनके पास में कार का कैनो रहता है, इनके पास तो हेलीकॉप्टर का कैनो है। पैसों की तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, इतनी बात तो बिल्कुल पक्की है। तो ये प्रचार तो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से प्रचार होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना धुआंधार, वो धुआंधार अभी प्रचार किसका भी चालू नहीं है। और दूसरी बात ये है कि योगी जी की सभाएं रखी थी महाराष्ट्र के अंदर, तो 2 सभाएं हुई उनकी, दोनों के दोनों सभाओं के अंदर पब्लिक नदारत थी। बिल्कुल कोई 400-500 लोग ज्यादा सभा में थे, और मोदी जी बड़े ठूस ठूस के बोल रहे थे, क्योंकि उनके सामने कोई पर्याय नहीं था। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि ये योगी के जो फंडे है, या इनकी जो अभी जो क्या बोलते हैं उसको फेंकूगिरी है, वो फेंकूगिरी को महाराष्ट्र के लोग तो कोई ये पहचान ये नहीं। ठीक है, अभी मोदी की सभा हमारे अकोला की अच्छी हुई, अभी प्राइम मिनिस्टर की सभा है, पब्लिक को वैसे ही आना है, और एक ही जगह पे करीब करीब 7-8 चुनाव क्षेत्रों के उम्मीदवारों को बुलाया गया था। वहां पे 7-8 10 लोग थे। अब नेचुरली 10 लोगों ने अपने अपने लोग लाए होंगे वहां पे, तो इसलिए वहां तो पब्लिक थी। लेकिन अगर एक खेमे की अगर एक चुनाव क्षेत्र के अंदर अगर वो होती है, तो वहां इतने लोग जमा हो नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब होते हैं ना, जब नगाड़े चुनाव के बजना चालू हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि फिर नगाड़े पे सामने हमारी जो बंसरी है वो सुनने जाने वाली नहीं है। तो वैसी हकीकत अभी है। जी बिल्कुल। और गिरीश जी, आपको क्या लग रहा है इस पूरे चुनाव में, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र की बात ना करें, झारखंड में भी आप देख लीजिए, और उसके अलावा जो 13 राज्यों की अलग अलग विधानसभाओं के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है, जहां 9 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, वहां सब भी इसी तरह की बयानबाजी चल रही है, और हम ये देख रहे हैं कि पोस्टर वॉर लगातार देखने के लिए मिल रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव ये असल मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, या एक बार फिर से वही हथकंडा बीजेपी जो अपना रही है वो हमें साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, वही नफरत की बात, वही बांटने की बात, वही असल मुद्दों से भटकाना, और सबसे ज्यादा जो प्रहार किया जा रहा है वो ना तो जेएमएम पे उतना वो कर रहे हैं,
ना ही हम ये देख रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा प्रहार जो है वो कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर है। क्या उनको ये डर सताता है कि इनका ही एजेंडा जो है वो और बाकी पार्टियां लेकर आगे चलती हैं और इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसेंगे तो शायद कामयाबी ज्यादा हासिल होगी? नहीं विजय जी, यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपने हरियाणा में कांग्रेस को कोसा तो उसका आउटकम समझ सकते हैं कि भाई आप 1 to 1 उसमें, यहां पर तो कांग्रेस को आप वेटेज दे रहे हो तो कांग्रेस का उसमें पूरा 100% होल्ड कहां है? तो आप जो कांग्रेस को बोल रहे हो वो जनता को समझ में नहीं आ रहा क्यों बोल रहे हो और उससे क्या रिएक्शन आएगा। तो आपने ये तय कर लिया कि क्या कांग्रेस की सरकार आने वाली है सेंटर में, आप इस नीति से बोल रहे हो। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन इस मुद्दों पे अभी तक जवाब नहीं दे रहा है कि भाई आपके काउंटिंग के वक्त 99% बैटरी ईवीएम की क्यों थी, क्योंकि ईवीएम में गेम करना इनके लिए बहुत बड़ी बात, छोटी बात। ये और कुछ हैकिंग वैकिंग का चक्कर नहीं करते हैं, ये ईवीएम ऐड कर देते हैं या प्री लोडेड ईवीएम आ जाते हैं। तो 17C फॉर्म की भी जो रेगुलर राहुल गांधी ने बोला है उसको बाकायदा इनको अब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि भाई खत्म होते ही 17C का फॉर्म लो, उसको आप बिल्कुल पब्लिक करिए ताकि अगर आप नहीं जा पाते हो, सेकंड एजेंट जाता है तो उसको पता हो कि ईवीएम नंबर क्या था, फाइनल काउंटिंग की, उससे काफी कुछ अंदाज आ पाएगा। अगर 1.5-2 करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट बढ़ते चले जा रहे हैं तो वो कहां से आ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जमाने में आप इलेक्शन कमीशन से बोले कि हमको रिपोर्ट लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, देरी लगती है, तो मैं नहीं समझता महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी जगह होगी जहां पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं होगा या स्मार्टफोन नहीं चल रहे होंगे। तो ये जो मिसचीफ कर सकते हैं इस पे अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो ये हरियाणा की तरफ फिर से मिसचीफ करेंगे। गुजरात में तो हमने इनको बहुत मिसचीफ करते हुए देखा है। और सबसे पहले वही है कि अगर फिर कोर्ट का ऑर्डर माना जाए कि पोस्टल बैलेट पहले काउंट किए जाएंगे, नहीं करे जाएंगे तो ये गुजरात जैसी मिसचीफ वहां पर भी कर पाएंगे। तो दे विल हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। उनके वहां पे दिक्कत क्या है कि कांग्रेस में अभी भी काफी भाजपा के पेरोल के आदमी है, वो वहां पे मिसचीफ कर पाएंगे, लेकिन वो पोजीशन शिवसेना में नहीं है। उद्धव ठाकरे जी के या शरद पवार जी के आदमियों में वो पोजीशन नहीं है, इसलिए थोड़ी सी इनको दिक्कत है। और ये जो इनकी हड़बड़ाहट और इनका जो कंफ्यूजन दिख रहा है ना, वो इसी बात से है। तो अभी वो नैरेटिव क्रिएट करेंगे इलेक्शन से, क्योंकि ऑफिसरों पे थोड़ा प्रेशर है कि हमारी सरकार आ रही है, आप लोग हम जो बोलते हैं वो करिए। ये नैरेटिव एक लास्ट कार्ड वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अंदाज ये आ रहा है कि बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जब बोले साहब बोले सही है कि अगर जो एक क्लास है जो पैसा लेके ईमानदारी से उनको अगर वोट दे पाएगा तो कुछ भी हो सकता है। जैसे उन्होंने बोला, तो ये काफी जगह पे हमने देखा है कि लास्ट मोमेंट पे पैसा बांट के वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो मैथमेटिक्स है ये बहुत अच्छा है। परसेंटेज कम होने से भी ज्यादा सीटें कैसे लेनी है, ये इनका मैथमेटिक्स होता है। और दिक्कत ये है कि बाकी सब पार्टियां हैं वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती हैं, बीजेपी फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है। उसका हर आदमी इसी धंधे पे लगा होता है। उनको कैडर बेस्ड पार्टी है, नीचे से उनको सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। आरएसएस इज ऑलवेज एक्टिव, लेकिन अभी की सिचुएशन में आरएसएस कितना सपोर्ट कर रहा है, गडकरी जी का इंसल्ट मराठा जो है उसमें कितना वो इंप्रेस कर रहा है, क्योंकि काफी लोग इस बात से भी नाराज है कि भाई उन्होंने इनको क्यों निग्लेक्ट किया हुआ है। तो काफी कुछ फैक्टर्स तो हैं। अगर पैसा काम नहीं करेगा तो 100% इनकी पोजीशन खराब हो जाएगी, ये हम मान के चल सकते हैं। जी, क्या आपको लग रहा है ये फैक्टर्स भी काम कर सकते हैं कि एक तो आपने नितिन गडकरी की जो बात कही, जाहिर सी बात है कि वो कहाँ है, बिल्कुल एक तरह से गायब ही वो नजर आ रहे हैं। दूसरा, अमित शाह ने ये कहा कि अभी तो शिंदे हमारे चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इलेक्शन के बाद हम डिसाइड करेंगे। और एकनाथ शिंदे को ये पता है कि उनके आखिरी दिन चल रहे हैं, वो मेजोरिटी में आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन शिंदे को तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने जा रहे हैं, ये उन्हें अच्छे से पता है। अजीत पवार को ये पता है कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी उनके साथ भी अपनाई जाएगी, जिस तरह से हमने हरियाणा में जेजेपी के साथ देखी और जो उनके घटक दल रहे हैं उनके साथ उन्होंने किया है। तो क्या आपको लग रहा है ये तमाम चीजें बीजेपी के लिए, भले ही वो लड़ रही है लगभग 148 सीटों पर और उसको लग रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ गई तो वो पूरा खेल कर लेंगे अपने हिसाब से, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये दल भी ये चाहेंगे कि बीजेपी कम से कम पर रुके, और बीजेपी ये चाहेगी कि ये उतनी ज्यादा सीटें ना लेके आ जाए कि हमें उनकी बात माननी पड़े, तो इससे भी उनका खेल खराब हो सकता है? नहीं बुशरा जी, एक देखिए, एक बहुत छोटा सा कहीं पर सबकॉन्शियस में एक डाउट भी आता है कि अगर आप पॉलिटिक्स खेलने आओ तो मैं नहीं समझता हूं हिंदुस्तान में शरद पवार से बड़ा कोई चाणक्य है। तो जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे
जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं गिरीश जी आपके पास लौटी हूँ सवाल के साथ। प्रकाश जी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से महायुति में चाहे एकनाथ शिंदे उनका अपना स्टेक है, वो चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर बने, अजीत पवार जाहिर सी बात उनको लग रहा है कि बिल्कुल अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, लोकसभा में जो उनका असर हुआ, बीजेपी चाहती है कि उनके साथ वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे ताकि इन लोगों को दरकिनार किया जा सके और अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जा सके। ये तमाम चीजें भी तो बीजेपी के खिलाफ ही काम कर रही होंगी, क्योंकि उनको भी पता है एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। और शरद पवार का जिक्र जैसे उन्होंने किया कि उनसे बड़ा चाणक्य तो शायद महाराष्ट्र की सियासत में कोई नहीं है, और वो इन तमाम चीजों को भी भाप रहे होंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों से अंदर खाने में बात हो रही होगी कि अगर सिचुएशन होती है तो किसी का भी साथ लिया जा सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल तय है महाराष्ट्र के अंदर। और ये शिंदे को भी पता है और अजित पवार को भी पता है कि उनको यानी यूज एंड थ्रो के अंतर्गत और उनके आखिरी के दिन चल रहे करके उसके बारे में कोई शंका नहीं है। और उसी लिए ये लोग अभी जो है जितने यानी ये करना चाहिए। एक तो पहली बात तो उनको सीटें कम मिली, बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें ले ली। और उसके बाद में बीजेपी ने और दूसरा काम क्या किया है चतुराई से कि ऐसे कई इनके दोनों के शिंदे के लोग और इनके अजित पवार के उनके अगेंस्ट में बीजेपी के रिबेल्स को खड़ा कर दिया। अब जो रिबेल्स अगर खड़ा है तो वो बीजेपी तो उसको, बीजेपी जैसी पार्टी उनके पास में तो इतनी पावर या इतना ये है उनका आतंक जिसको बोलेंगे कि वो अगर बोल दिए फोन भी आ गया तो उनको पीछे लेना पड़ेगा। एक हमारा नहीं ले रहा था तो उसके लिए वो हेलीकॉप्टर भेजा गया, सॉरी स्पेशल चार्टर फ्लाइट भेजी उसके लिए, उसको लिए गाड़ी में बैठाए फ्लाइट में और लेके गए। और उसके बाद में वो आके बिल्कुल फिर मोदी जी की तारीफ करने लगा, अमित शाह की तारीफ जी। करने लगा। तो कहने का मतलब उसको कुछ ना कुछ तो ये बाबू मिला होगा। तो बातें ऐसी है कि ये दोनों को तो पता है कि ये होने वाला नहीं है, तो उन लोगों की भी तो चालें चली रही ना। ये भी एक फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये तीनों भी जन एक में को काटने में लगे हुए हैं। और ये शक्यता नकार नहीं सकते बुचरा जी कि आने वाले दिनों के अंदर अगर ये काटी की टक्कर होती है, हमारे यहाँ तो 145 चाहिए सत्ता बनाने के लिए, 288 है टोटल। तो 145 अगर महायुति की नहीं आती है तो महायुति वाले क्या करेंगे। पहली बात तो ये हमारे यहाँ पे ये 25 तारीख को 26 तारीख को गवर्नर रूल लगना बिल्कुल तय है। मैं आज ही बताता हूँ, ये इन्होंने प्लानिंग ऑलरेडी कर दी है। और उसके बाद में उतने बीच में वो लोग खरीद फरोख्त करेंगे। ये ताकत खरीद फरोख्त करने की महाविकास आघाड़ी में है ही नहीं, क्योंकि 50-100 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को तो ये देंगे। अगर इनको कम पड़ते 10-20-50 भी एमएलए कम पड़े तो ये खरीदेंगे। तो ये ऐसे कंडीशन के अंदर इनके लिए जैसे ये बोल रहे हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, तो वही बातें इनको भी है लागू। ये भी तीनों पार्टियां एक में कुछ छोड़ के रह नहीं सकती है। और एक बात ये भी है कि अगर ऐसी समय आता है कि महाविकास आघाड़ी के पास में थोड़ी सीटें कम पड़ती है तो वो अजीत पवार को उस समय पे कंडीशन में साथ में ले सकते। और वो टाइम पे अगर उसको साथ में लिए तो लोगों को उतना बुरा नहीं लगेगा जितना अगर आज उसको लेते थे इलेक्शन के पहले कि उसको मिला लिए, तो फिर लोग बोलते थे कि ये शरद पवार का चाल है करके। लेकिन इलेक्शन के बाद में सत्ता बनाने के लिए अगर अजीत पवार के 10-15-20 सीट आ जाती है और इनको उतनी सीटें कम पड़ती है तो अजीत पवार को फिर बोलेंगे कि भाई तुम साथ में आओ या तुम हमको बाहर से सपोर्ट करो। क्योंकि अजीत पवार को ये तो मालूम है कि अभी उसको ना डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं ना सीएम बनाने वाले हैं। तो ये परिस्थिति होने वाली है महाराष्ट्र में। जी, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग है आने वाला वक्त महाराष्ट्र की सियासत में, कि अगर किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है किसी अलायंस को, यानी कि महाविकास आघाड़ी या फिर तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हंग असेंबली होती है या फिर ऐसी कंडीशन आती है किसी एक पार्टी को सबसे ज्यादा जो सीटें आई हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और फिर उसके बाद उन्हें और तमाम चीजें चाहिए, यानी कि उनके साथ जो दो पार्टियां हैं उसके अलावा भी उन्हें कोई और चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो खेल उस तरह से शुरू वहां पर हो जाएगा। ये हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र
और हरियाणा बाकी जगह इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, बल्कि यहाँ पर 2 अलायंसेस का मुकाबला है। यहाँ पर 6 पार्टियों का मुकाबला है और छोटे छोटे और भी दल हैं जो कई जगहों पर बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और अदा करते हैं। लेकिन गिरीश जी, जो आप ईवीएम की बात आप कर रहे थे, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम उद्धव ठाकरे की बात करें या उनकी शिवसेना की, शरद पवार की एनसीपी की हम बात करें और कांग्रेस की भी अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र में उनके कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर हैं और मजबूत कार्यकर्ता हैं। और खासतौर पर उद्धव ठाकरे की हम बात करते हैं तो उनकी शिवसेना रही है, तो उनके पास बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता है। अगर राज ठाकरे के पास हो सकते हैं तो उद्धव ठाकरे के पास भी तो नंबर होगा इतना बड़ा, और शरद पवार के पास भी। तो क्या उस जैसा खेल यहाँ पर हो सकता है? स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी, एक एक वोट की निगरानी, क्योंकि बीजेपी तो अपना बूथ सबसे मजबूत, इस तरह के तमाम कार्यक्रम करके उसका सारा कंसंट्रेशन होता है एक एक वोट पर। मुकाबला कड़ा है और इसीलिए क्या आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को भी ये पता है ये आखिरी है उनके लिए, और फिर बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट उनके ऊपर मंडराएगा? शरद पवार का तो आखिरी चुनाव है ही, उन्होंने तो कह ही दिया है, और कांग्रेस के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो वो पूरी ताकत वो झोंकेंगे कि अगर उनके हक में है ये फैसला तो उनके हक में ही रहे, हरियाणा जैसा हड़प ना लिया जाए। उषा जी, प्रकाश जगह पोरे साहब ने जो पूरा लिस्ट बताया ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अंडरग्राउंड में काम कर रहा है कि आपने सब हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारी नौकरियां, हमारा पैसा सब उठा के आप गुजरात ले गए। तो ये कटेंगे बटेंगे, और ये सबसे ज्यादा तो गुजरात लॉबी वर्सेस महाराष्ट्र लॉबी की जगह पे आके खड़ा हो गया है। अगर इनमें थोड़ा सा भी पॉलिटिकल सेंस होता, क्योंकि घमंडी आदमी होता है ना, वो नफा नुकसान नहीं देखता, ऐसा बोलते हैं। तो इनको अगर इसी वक्त अगर इन्होंने गडकरी साहब को महाराष्ट्र की लीड दी गई होती तो ये 100% जीतने की पोजीशन में आ सकते थे, लेकिन वो इनका घमंड इनको अलाउ नहीं करता है। तो अभी जो डिस्टेंस है, ये कुछ भी कर ले, अभी पैसा दे दे, ये करेंगे। आप देखिए, सुप्रिया ने एक बार बीच में बहुत अच्छा डायलॉग मार दिया था कि भाई आपको बहना को 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं, लेकिन आपके पति की तो इज्जत भी नहीं करते हैं, आपके बच्चों को नौकरियां नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों से 5,000 रुपया लेके आप क्या करोगे? तो उसका जो एक टेम्पो था वो भी उन्होंने तोड़ दिया है कि भाई आप पैसा तो दे रहे हो, लेकिन ये गुजरात लॉबी, इन्वेस्टमेंट्स का चला जाना, फिर महाराष्ट्र अस्मिता, शिवाजी महाराज का स्टेच्यू गिर जाने के बाद वो बड़ा ही घमंड से माफी मांगना, ये सारा अंडरग्राउंड में कुछ मैसेजेस चल रहे हैं। प्रकाश पोरे जी ज्यादा लाइट, हम तो गुजरात में बैठ के जो हमारे इंटरनल सर्कल है उनसे कभी दोस्ती में बात करते रहते, तो बताते हैं कि भाई ये गुजरात लॉबी और महाराष्ट्र लॉबी वाला नैरेटिव है, वो नीचे बॉन्ड होल्ड में एक नेगेटिव फैक्टर काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है प्रकाश जी कि ये ईवीएम इलेक्शन को मैनेज करना, ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में कितनी काम कर पाएंगी? हरियाणा जैसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में परिस्थितियां अलग थी, शायद कांग्रेस भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि वो जीत ही रहे हैं, और शायद इसलिए भी उन्होंने कुछ आखिर में गलतियां कर दी होंगी। लेकिन हम बार बार इसको कंपेयर करें ये भी ठीक नहीं है, महाराष्ट्र बिल्कुल अलग है, उसे उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। क्या ये तमाम चीजें भी आपको लग रहा है कि काम करेंगी? क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर तरह का हथकंडा अपनाती है, साम दाम दंड भेद हर चीज करके वो सत्ता हासिल करना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कितना भी नीचे गिरना पड़े, उसकी इसे परवाह नहीं होती है। ये तो बात में कोई शक नहीं है, बीजेपी कैन गो टू एनी लेवल, और ईवीएम वगैरह जो कि कुछ और कितना भी बोले, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि ईवीएम के साथ में ये कुछ खेल तो जरूर कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में आपने देखा है कि 99% कुछ मशीनें चार्ज मिली, ऐसी कैसी हो सकती है? वो कोई ऑटो चार्ज वाली मशीन तो है नहीं। अगर ऐसा टेक्नोलॉजी अगर आती थी तो सबसे पहले तो मोबाइल वाले उस टेक्नोलॉजी को ले लेते थे, अगर ऑटोमेटिक चार्ज होने वाला फोन है तो। वो तो एलन मस्क ने डिक्लेयर किया है, लेकिन वो तो फ्यूचर का विषय है। अभी ऐसे फोन तो आए नहीं ना कि जो सोलर के ऊपर या अपने जो लाइट बैठे लाइट के ऊपर से चार्ज होते रहेंगे, वो अभी आए नहीं है। तो ये मोबाइल में नहीं आए हैं 1-1 लाख के, तो ये तो पुरानी मशीन है जो कि सबने, इवन तो एलन मस्क ने भी बोला है कि ये मशीन जो है ये डिस्कार्ड कर दो और ये इससे चुनाव लेना बेवकूफी है करके, ये तो एलन मस्क ने भी बोला है। तो ये भी बात हरियाणा में देखने मिली ना कि जो 99% चार्ज मशीनें थी उसके ऊपर जितना काउंटिंग हुआ उसमें वो मशीनों में बीजेपी आगे रही थी, और जो नॉन चार्ज कम चार्ज वाली डिस्चार्ज वाली मशीनें थी उसके अंदर वो बराबर दूसरे कांग्रेस को बढ़ोतरी मिली। तो ये मैनेज
ये तो है, लेकिन अभी क्या करेंगे? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर भी उसके बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वो साथ दे देता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तो हालत आपको मालूम ही है। अभी ये नए सीजे आ रहे हैं, ये 6 महीने के लिए आ रहे हैं, ये भी क्यों पंगा लेंगे मोदी के साथ में? अभी तो मुझे तो वो न्यूज की इंतजार है कि हमारे चंद्रचूड़ साहब कौन से स्टेट के गवर्नर बनते हैं या वहां पे इनको कौन से जगह पे फिट करते हैं। ये तो होने वाला है, आने वाले 15-20 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि इनको कोई बहुत बड़ा ओहदा दे दिया। गवर्नर तो डेफिनेट बनाएंगे उनको, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं महाराष्ट्र के अंदर की, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये भी जो गिरीश जी ने बोला वो ज्यादा महत्व की बात है कि देखिए कि ये बीजेपी जो है ये हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है। दे आर वर्किंग 24/7 बाय 365 डेज। ये आप और मैं नकार नहीं सकते, ये तो हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और ये कांग्रेस वाले ये नहीं करते हैं। कांग्रेस वालों को तो क्या लगता है कि लोग बीजेपी से नाराज है ना, तो हमारे को मिल जाएंगे वोट, हमको क्या करना है। ये इस तरीके से आलसी लोग हैं। और क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे अभी बीजेपी कांग्रेस के अंदर जो है ना, वर्कर कोई बचे नहीं है। एक जमाने में कांग्रेस की सेवा दल करके विंग थी, सेवा दल। वो जैसी ये बीजेपी के आरएसएस विंग है, पूरी की पूरी इसकी स्वयं सेवकों की, उसी तरीके से स्वयं सेवकों की इनकी एक विंग थी कांग्रेस की सेवा दल की। अब वो सेवा दल की विंग तो अभी है ही नहीं, मुझे तो दिखती नहीं है। और इनके पास में अभी तो सारे के सारे नेता है, और नेताओं को 5 स्टार में रहने की आदत पड़ गई है। अभी ये तरीके से ये इसका तो क्या सामना करेंगे और ये होगा। एक वो अशोक चौहान के जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता को उन्होंने बता दिया तो फटाक से चले गए। अब वैसे तो कांग्रेस के भी बहुत से लोग इनके पास चले गए हैं, और जो उद्धव क्या बोलते हैं इसको, शरद पवार के और इनके भी जो लोग थे, हालांकि ये लोग भी एक जमाने में तो कांग्रेस में ही थे, बाद में इधर उधर चले गए। तो ये अभी बीजेपी जो बोलती थी हमेशा कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत करना है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। तो ये सारी बातें, लेकिन वो गिरीश जी ने बोला वो बात भी बिल्कुल जरूर है। वो उन्होंने जरा अलग शब्दों में बोला, मैं अलग शब्दों में बोलता हूं कि ये कांग्रेस के अंदर बीजेपी के बहुत से स्लीपर सेल्स है, और वो बराबर काम कर रहे हैं, कांग्रेस का काम तमाम कर रहे हैं। ये इनके पास में ये आरएसएस के जैसे डेडिकेटेड घर का डब्बा लाके काम करने वाले, और बिल्कुल जैसी चीटी काम करती है, चीटी दिखे आपने जब लाइन से चलती है चिटिया सब, तो आपने देखा है ना, वो चुपचाप काम करते रहती है, और जाते जाते हर चीटी दूसरे चीटी को मैसेज देते जाती है कि भाई देखना जरा, ऐसा है वैसा, जो भी होता हो उनकी लैंग्वेज में। तो ये आरएसएस अंडरग्राउंड काम करने वाली संस्था है, उनको तोड़ नहीं दे सकती, वो बढ़ रही है लगातार। और जितनी बाकी की संस्थाएं थी वो सारी लगातार घट रही है, जैसे सेवा दल खत्म हो गया, और बाकी की भी कई ऐसी संस्थाएं, हमारा राष्ट्र ये राष्ट्रसंत टुकड़े जी महाराज के लोग थे वो कम हो गए, गाडगे महाराज के लोग कम हो गए। सेवा में आजकल किसका विश्वास रहा नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो महाराष्ट्र की पूरी सियासत में और आने वाले रिजल्ट के को बताएंगे और आगे आने वाले वक्त में उसको प्रभावित करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अनफोल्ड होनी है, क्योंकि बीजेपी को ये बहुत अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र की सत्ता अगर उनके हाथ से जाती है, महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता उनके हाथ से जाती है, तो उनके लिए दिल्ली में बहुत मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर बिहार और दिल्ली में भी चुनाव है। और उसके साथ साथ जो 2 बैसाखियां हैं जो लगातार इस इंतजार में बैठी हैं कि और मोदी कितने कमजोर होते हैं, उनकी स्थिति और कितनी कमजोर होती है, ताकि वो जो जिस तरह से भरे बैठे हैं या इंतजार में बैठे हैं, वो अपनी शर्तों का पिटारा जो है खोलें। और फिर आने वाले वक्त में खासतौर पर नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, वो क्या कुछ करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये जो चुनाव है, ये सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र तक महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बल्कि इनके जो नतीजे हैं वो दिल्ली यानी कि नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है उसको प्रभावित करेंगे, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, प्रकाश जी आपका भी, गिरीश जी आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।